हेलो एवरीवन। तो हमने जहाँ से इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक ड्रॉप किया था हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। टैक्स से हम लोगों को डिस्कशन करना है। टैक्स जो कि एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट होता है जो हर इंसान को देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, उसी के बेसिस में। और हम लोग जो कर आधार से संबंधित होते हैं, जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर आधार से आश्रय उससे है, जिससे आधार बनाकर कर लगाया जाता है, जैसे आयकर का आधार। कर आधार क्या है? ठीक है, कर आधार के दो प्रकार होते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष मतलब उन करों को रहते हैं जिन्हें मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न मतलब इम्पैक्ट तथा इंसिडेंटल उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिससे ऊपर सरकार कर लगाती है। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट, जिससे बोझ को विवर्तित किया जा सकता है, उन्हें अप्रत्यक्ष कहते हैं। पहला प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसमें आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगाती है। इसमें होटलों पर राज्य सरकार होटलों पर, प्रति व्यक्ति प्राप्तियों पर, भू राजस्व, कृषि पर, व्यवसाय पर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर, रोजगार पर इत्यादि। व्यक्तिगत आयकर, निगम, उपहार, ईस्टेट इत्यादि संपत्ति, पूंजी, ब्याज इन पर लगता है। ऐसा ही इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, सीमा पर, केंद्रीय उत्पाद पर, केंद्रीय बिक्री पर। राज्य सरकार में देखें, बिक्री, व्यापार, स्टाम्प, पंजीयन, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। वैट सबसे पहले लगाने वाला जो स्टेट था वो हरियाणा था, और बाद में उत्तर प्रदेश ने लगाया। ठीक है, नेट राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। ठीक है, कर ढांचे में सुधार के लिए चिलैया समिति ने अगस्त 1951 में गठन किया गया था। ठीक है, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश चिलैया समिति ने की। गैर कृषकों को 25,000 रुपए से अधिक की वार्षिक आय पर आयकर लगाने की संतुष्टि हुई। ठीक है, केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है, जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है तथा इसकी राजस्व प्राप्ति द्वारा ही ली जाती है। इसका शुरुआत 1% की अत्यंत ही अल्प दर से 1982 में शुरू किया गया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 2017 में प्रारंभ किया गया था। राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही जो वस्तुएं एवं सेवाओं के ऊपर लगेगा, एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वही पूरे देश में एक ही होगी। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को अनुसूचित 101 बार संविधान संशोधन से जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी के तहत वस्तुओं सेवाओं दर पर 0.25, 5%, 12%, 18%, 28% अपरिष्कृत रत्नों के इस पर लगाया गया। ठीक है, 0.25 की विशेष दर से सोने पर 3% कर लगेगा। संविधान का जीएसटी की परिभाषा से अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को बाहर रखा गया। दूसरी ओर से 5 पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया। ठीक है, जीएसटी लागू करने के लिए संसद ने दो इन विधेयकों को पास किया। केंद्रीय जीएसटी बिल 2017, एकीकृत जीएसटी बिल 2017, जीएसटी 2017, केंद्रीय जीएसटी 2017। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लगाया था। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। छोटे करदाताओं को जीएसटी से लाभ क्या होगा? जिनकी सकल वार्षिक टर्नओवर 20 लाख तक होने पर कोई कर नहीं। पूर्वोत्तर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल में छूट 10 लाख की सीमा तक। छूट सीमा से एक कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के साथ स्वैच्छिक कर भुगतान कर सकता है। ठीक है, ये इस तरह से अध्यक्ष जो है वो जीएसटी के केंद्रीय वित्त मंत्री रहते हैं। उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित कुल सदस्य के 50% रहते हैं। ठीक है, इसमें केंद्र और स्टेट का मिला के इनमें जो निर्णय होते हैं उसके 75% बहुमत के हिसाब से इसमें होता है। ठीक है, संविधान में इनकी बैठक हो गई। बैठक के बाद इस प्रकार से आपका जीएसटी पूरा लगाया गया। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार से स्लैब बनाए गए थे, 5, 12, 18, 28। ठीक है, 28% सर्वोच्च दर सेस भी लागू थे। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए की कम टर्नओवर वाले 90% करदाता राज्य के कर प्रशासन के अधीन आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 1.5 करोड़ तक कम टर्नओवर वाले में 10% करदाता ही केंद्रीय कर प्रशासन के अधीन आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 1.5 करोड़ जो मानक रखा गया है उसके हिसाब से रखा गया है। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष, 8 केंद्रीय, 9 राज्य स्तरीय और 23 केंद्रीय और राज्य उपकर समाहित हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी के बाद, टैक्स के बाद कृषि का। कृषि में जनसंख्या का हमारा लगभग 48.9% भाग आजीविका कृषि पर आधारित है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल थे। कौन थे? सोमपाल। भारत में कृषि वर्ष
1 जुलाई से 30 जून माना जाता है, ठीक है। उसके बाद 2011-12 की स्थिर कीमत पर जो मूल्यवर्धन में वर्ष 2017-18 में कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्र का हिस्सा 17% रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये अलग अलग दरें हैं कृषि की, जो अलग अलग समय में होती रही हैं। देश का कुल श्रम का लगभग 48% के भाग कृषि में, इससे संबंधित उससे उद्योग धंधे में अपनी आजीविका कमाता है। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, ठीक है। ये अलग अलग उत्पादन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है, ठीक है। अगर मानसून जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ही चलेगा। अब हमें अपने सिंचाई के साधन देखने होते हैं, तो सिंचाई के साधन में सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, नलकूप, नहर और कुआं वगैरह आ जाते हैं। कुएं से हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो होती है, ठीक है। कुएं, तालाब इत्यादि में ही हमारे ज़्यादातर पानी पाया जाता है। कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 24 घंटे कृषि उपजों की न्यूनतम मतलब एमएसपी की घोषणा की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी द्वारा की गई, ठीक है। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कब आपकी कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई है, तो ये 1965 में की गई है। 1985 में कृषि लागत व कीमती आयोग का नाम दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक वृद्धि रागी के मामले में, जिसे 1900 प्रति क्विंटल के हिसाब से 2897 प्रति क्विंटल के हिसाब से किया गया है। तो एमएसपी के बेसिस पे इसमें किया गया है, ठीक है। भारतीय कृषि को दो भागों में बांटा गया है, पहला खाद्यान्न और आगाखान, ठीक है। मुख्य खाद्य फसलें चावल हैं। विश्व में ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य है। विश्व में कॉफी उत्पादन में 4% भाग भारत में, विश्व में छठा स्थान है, ब्राजील पहला है, ठीक है। भारत की कॉफी के कुल उत्पादन का 56% कर्नाटक करता है। गेहूं में उत्तर प्रदेश है दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल दूसरा तथा तीसरा में क्रमशः उत्तर प्रदेश और पंजाब है। उसके बाद राज्य कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 1999 में। यहाँ पे अगर भूमि सुधार अंतर्गत देखें तो 3 प्रकार के कदम उठाए गए थे: मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और कृषि का पुनर्गठन, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग देखते हैं देश में मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया, जो बिचौलिए होते थे उनको हटा दिया। काश्तकारी के अंतर्गत लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार इत्यादि दिया गया, ठीक है। इसके हिसाब से ये अलग अलग प्रकार के सुधार समय समय पर किए गए। पुनर्गठन के लिए जोतों की सीमाबंदी, जोतों की चकबंदी इत्यादि। चकबंदी सबसे पहले 1920 में बड़ौदा में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। 1920s में बड़ौदा में प्रारंभ की गई थी। इसमें ये देखिए 1920 में आपका बड़ौदा में प्रारंभ की गई थी। इस हिसाब से आपका भारत का कृषि व्यापार अगर हम लोग देखें तो विश्व व्यापार संगठन WTO की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार 2014 में विश्व व्यापार में भारत का कृषि निर्यात आयात का हिस्सा 2.46 1.46 इत्यादि है। उसके बाद हम उद्योगों की बात करेंगे, ठीक है। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति, जो कि सबसे पहले 6 अप्रैल 1948 में आई थी, तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक नीति को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को स्वीकार किया गया, परंतु मूल रूप से विकास दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। औद्योगिक नीति पुनः 1956 में, तो अप्रैल 1948 के बाद 1956 में। उसके बाद दत्त समिति का रिकमेंडेशन 1973 में। संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया। 80 में औद्योगिक नीति आर्थिक संवर्धन की संधारणा, ठीक है। नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 में की गई थी, ठीक है। इस हिसाब से ये औद्योगिक नीति सेट की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। HPCL जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 मुंबई में है। MTNL महानगर टेलीफोन लिमिटेड 86 में नई दिल्ली में। BEL 54 बैंगलोर। हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 1940 बैंगलोर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 86 दिल्ली। NMDC नेशनल माइनिंग और वी कैन से खनिज विकास निगम 1958 हैदराबाद। PGCIL नई दिल्ली 89। ग्रामीण विद्युतीकरण 69 नई दिल्ली। एल्यूमिनियम कंपनी नेल्को 81 उड़ीसा। भारतीय नौवाहन 1961 मुंबई। राष्ट्रीय इस्पात निगम RINL 1982 विशाखापट्टनम। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1979 डुलियाजन। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन
56 चेन्नई, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन 1960 नई दिल्ली, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड 1965 नई दिल्ली, भारतीय कंटेनर लिमिटेड 1988 इत्यादि। 2014 में भारतीय कंटेनर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी 1975 दिल्ली, उसके बाद ओएनजीसी देहरादून, उसके बाद आपका है सेल 74 नई दिल्ली, आईओसी 64 नई दिल्ली, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड कलकत्ता 75, बीएचईएल 64 नई दिल्ली, गैल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 84 नई दिल्ली, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 1977 मुंबई। इस हिसाब से आपकी ये अलग अलग कंपनियां हैं जो। अब मिनी रत्न कंपनियां क्या क्या होती हैं? मिनी रत्न वो होती हैं जो कि प्रारंभ कब हुआ? 1997 में। 2015 में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें मिनी रत्न कंपनियों की संख्या जो है कि वो 74 हो गई है। ये जो भी मिनी रत्न और महारत्न है, ये प्रॉफिट के बेसिस पे कंपनियों को डिवाइड किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट करने वाली जो कंपनियां होती हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको महारत्न का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपकी भेल हो गई, गैल हो गई, ठीक है, ये सब महारत्न है। और जो छोटे प्रॉफिट करते हैं वो क्या होती हैं? वो सब मिनी रत्न होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन करना दूसरा उत्पादक देश है। देश के कुल रेशम उत्पादनों का अधिक भाग अकेले कर्नाटक में होता है। लघु और कुटीर उद्योग विशेष ध्यान कब दिया गया? 1977 में दिया गया, औद्योगिक नीति में दिया गया। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 1977 में हुई है, ठीक है। लघु उद्योग को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 में सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, पाल्को स्टार्ट लाइट इंडस्ट्रीज सीएमसी टाटा सन्स, ठीक है। हिंद टेलीप्रिंट एचएफसीएल विदेशी संचार लिमिटेड टाटा समूह की पेनाटोना, फैनबेस्ट आईबीपी लिमिटेड भारतीय तेल निगम। आबिद हुसैन लघु उद्योग सुधार से संबंधित थे। लघु उद्योग वैसे उद्योग हैं जिनमें अधिक से अधिक 1 करोड़ का निवेश होता है। कुटीर उद्योग में 25, ठीक है। सुखानंद की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल लघु उद्योगों की उपयोगी भूमिका पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद एसएसआई की अगर हम बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिडो की, ठीक है, केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के अधीन होता है। इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है? विकास कमिश्नर होता है, ठीक है। यह लघु उद्योगों के संबंध में नीति निर्धारक, समन्वयक तथा नायक एजेंसी होता है। उसके बाद नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज एनएसआईसी 1955 में स्थापना हुई है इसकी, ठीक है। सिडबी जिसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, ये 1990 में हुई है, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिकनेस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत इस तरह की समस्याएं हैं, जिस हिसाब से आपका जो हमारे पास सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का इशू है, ठीक है। रॉ मटेरियल हमारे पास कम है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर सिस्टमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एनर्जी का इशू है। लाइट्स या सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं है। इन सभी के साथ में हमारे पास सिस्टमेटिक जो स्किल्ड लोग हैं वो भी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे जो समस्याएं हैं वह बहुत ज़्यादा बनी होती हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे व्यापार नीति या व्यापार की दिशा को अगर हम देखेंगे तो भारत सदैव प्रयासरत रहा है कि वो किस तरह वो कुछ भी करके जो व्यापार है उसको क्या कर सके, या विदेशी व्यापार या फिर जो एफडीआई है उसको इंक्रीज करने के लिए अल्टीमेटली, जैसे अगर हम नाउअडेज इसकी बात करेंगे तो इंडियन रेलवे में भी उसने एफडीआई को ला दिया है, ठीक है। रेलवे में भी एफडीआई लाने से क्या होगा? देखिए, गुणवत्ता पे काम करने के लिए, विकास करने के लिए देश के इस तरह की चीज़ों को आगे लाया जाता है। व्यापार नीति की बात करेंगे 2015-16 के बजट में दी हुई है, ठीक है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई विदेश नीति एफटीपी फॉरेन जो पॉलिसीज हैं, ट्रेड पॉलिसीज हैं, उनको चेंज किया गया है विदेशी मुद्राओं को बढ़ाने के लिए, जिससे क्या हो कि भारत के पास जो विदेशी मुद्राएं हैं वो बढ़े। अब उसके बाद व्यापारिक संगठन की अगर हम बात करेंगे तो आईएमएफ है, जो 17 दिसंबर 1945 को ब्रेंडन वुड सम्मेलन के निर्माण के आधार पर किया गया था। इसका कार्य 1 मार्च 1947 से शुरू हुआ था। अप्रैल 2017 तक इसके सदस्यों की संख्या 189 थी, मतलब 189 थी। आईएमएफ कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना तथा विश्व व्यापार का संतुलन विस्तार करना है। आईबीआरडी पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक
की स्थापना 1945 में हुई थी। अप्रैल 2017 तक इसके सदस्य की संख्या क्या थी? 189 थी। ठीक है। IVDR क्या करता है? अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व युद्ध में जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्निर्माण तथा अल्प विकसित देशों के विकास की योगदान देना होता है। इस समय यह देशों की पूंजी निवेशों में सहायता कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यह गार्ड जो था जनरल एंटी ट्रेड एंड टैरिफ, इसमें प्रसूच और व्यापार सामान्य समझौता 30 अक्टूबर 1947 को हुआ, जिसमें 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। गार्ड के मूल सिद्धांत क्या थे? समान प्रशुल्क की नीति, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना, व्यापारिक वाद विवाद का स्वतंत्र तरीके से निपटारा करना। 12 दिसंबर 1995 को गार्ड का अस्तित्व खत्म करके इसको WTO कर दिया गया 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। और इसकी जो सदस्य संख्या कितनी है? 164 है। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान WTO का 164वां सदस्य बना। सर्वोच्च संस्था WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च संस्था है। सभी सदस्य देश के मंत्री इसके सदस्य हैं। इस संस्था के प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक होती है। फिर आयात निर्यात बैंक को एक्सियम बैंक कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में की गई थी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके अर्थशास्त्र में जो प्रमुख जो आपकी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जिसमें आपके रॉबिन्सन ने परिभाषा दी, मार्क्स ने, पेनहर ने, फिर प्रोफेसर फ्रेडमैन ने। ठीक है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्षित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है। मार्क्स क्या कहते हैं? उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियमों को खोजना है। बेनम क्या कहते हैं? तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर फ्रेडमैन क्या कहते हैं? कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ठीक है। एंगल का ये भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एंगल ग्रेसर और आपके उत्पत्ति के ह्रास का सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है। मुख्यतः अगर हम लोग देखेंगे तो ये सिद्धांतों को, अगर हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में इस तरह की सिद्धांतिक चीज़ें थोड़ा सा कम पूछी जाती हैं। फैक्चुअल पोर्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा आपका फोकस किया जाता है। ठीक है। जैसे आपका कार्क डगलस उत्पादन फलन है, तो इसके बारे में भी आपसे मेंस में थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, लेकिन प्री में अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो प्री में इसका कंसीडरेशन का पोर्शन बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पुस्तक दी हुई है, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअलसन ने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने, नेचर एवं सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्सन ने, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी J.M. केन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कीन्स, हाउ टू पे फॉर वॉर कीन्स। ये मुख्यतः इस प्रकार की ये पूरी आपकी जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दीजिए, मैंने यहाँ पे इसको डबल स्टार लगा दिया है, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देखिएगा। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो मुद्रास्फीति की बात करते हैं, जिसमें हमें मुद्रा को कंट्रोल करना होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो डिवैल्यूएट ना हो। तो ये हालांकि पूरा काम इसका RBI देखता है, लेकिन हमें यहाँ से पता चलेगा कि इन्फ्लेशन, स्टैग इन्फ्लेशन और स्लम इन्फ्लेशन वगैरह क्या होता है। मुख्यतः हम लोगों को यहाँ पे पहले ये भी देखना है कि विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है इसका? दादा भाई नेहरू ने। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी, रैगनर नर्क। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में पता किसने लगाया और उसके बारे में प्रतिपादन किसने किया? रैगनर नर्क ने। प्लानिंग एंड द पुअर, B.S. मिन्हास, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, गुरनार मेडल। प्रबल धक्का सिद्धांत, रोजस्टीन रोडा। असंतुलित विकास सिद्धांत, हार्शमैन। Stages of economic growth, Rostov, social welfare and collective choices, A.K. शैन। भुगतान समर्थ दृष्टिकोण, एडम स्मिथ। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत, आर्थर लेफर। बायक्रॉप, कोल्डर, टॉबिनकर, जेम्स टॉबिन्सन। बैट प्रथम प्रतिपादक, F. पान सीमेंस। मूल्य वर्धित कर, मॉरिस फारे और कार्ल शूब। ठीक है। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, J.S. मिल। जीरो बेस बजटिंग, पीटर पायर। अधिकतम सामाजिक कल्याण का निर्णय, डॉल्टन पीगू। कर दे क्षमता, क्लार्क। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत, A.P. लर्नर। कौन? A.P. लर्नर। क्षतिपूर्ति
राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेंडर किन्स, ठीक है। ये मुख्यतः जो चीज़ें हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसमें आपकी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये आपको काम आती है। हमें इसमें से जो फैक्चुअल पोर्शन है उसको देखना है। 1933 में अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग रैगनार फ्रिक ने किया था, ठीक है। इसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें डिमोनेटाइजेशन मतलब पुरान काला धन बढ़ जाने के कारण जो अर्थव्यवस्था को खतरा होता है उसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत जो पुरानी मुद्रा समाप्त करके नई मुद्रा चालू की जाती है, ठीक है। डिवैल्यूएशन, मुद्रा का विनिमय मूल्य एवं मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है। इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थिति के अनुसार स्वयं करते हैं। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी, ठीक है। किसी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना होता है ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर अपना नया मूल्य तय कर सके, ठीक है। ये अलग अलग छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। डिफ्लेशन, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है, यह अवस्था डिफ्लेशन कहलाती है। यह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। स्टेट ड्यूटी, कि व्यक्ति के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय पर जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे ई स्टेट ड्यूटी कहते हैं। एम एस स्वामीनाथन, जनसंख्या नीति। जहाँ जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला। दांत वाला समिति, बेरोजगारी के अनुमान। रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर। सहकारिया समिति, केंद्र राज्य संबंध। गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता। महालनोबिस समिति, राष्ट्रीय आय। रंगाराजन समिति, भुगतान संतुलन। राजा चेलैया समिति, कर सुधार। मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार। खुसरो समिति, कृषि सार। कोपारिया समिति, बैंकिंग सुधार। भूरेलाल समिति, मोटर वाहनों से करों में संबंधित। नरसिम्हन कमेटी, वित्तीय बैंकिंग सुधार। भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना। सच्चर समिति, मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। सुरेश तेंदुलकर, गरीबी। एस तारापुर समिति, रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तन नहीं आता। आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग। डॉक्टर कीर्ति एवं पारिख समिति, पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। बी एस व्यास समिति, कृषि एवं ग्रामीण सार। महाजन समिति, चीनी उद्योग। सत्यम समिति, वस्त्र उद्योग। मीरा सेठ समिति, हथकरघा के विकास, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का सौदा। गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड को स्टैंडर्ड मान के जो जिस प्रकार का मुद्रा का मूल्य सोने के हिसाब से मापा जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मतलब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। रिसेशन, जहाँ पे आपकी जो मांग कम हो जाए, रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसे में लोग धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, उत्पादन मूल्य अनबिकी रह जाती है, उद्योग के बंद प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, ठीक है। प्राइमरी गोल्ड, 24 कैरेट का शुद्ध सोना को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। स्टैग इन्फ्लेशन, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ मंदी आती। टैरिफ, डिसइन्फ्लेशन। एक्टिव शेयर्स, जो एक्टिव शेयर है, राइट शेयर, ये जो आपको इम्पोर्टेंट जो यहाँ के जो वन लाइनर ये जो लाइंस हैं इनको आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपसे मेंस में आपकी ये पूछी जाती है। मेंस में आपसे जनरली कभी कभी सीधा उठा के भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वॉलेटाइल शेयर क्या होते हैं, फ्लोटिंग स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट क्या होते हैं, बियरर और डिवेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रिक्योर डिवेंचर्स क्या होते हैं, कन्वर्टेबल क्या होते हैं, हैंग अप, स्नो बॉलिंग, ग्रे मार्केट, ये सब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपका जो विविध है इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। सर्वाधिक दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। उत्पादक व उपभोक्ता दोनों चीन है, ठीक है। दाल के उत्पादन में भारत विश्व में क्या है, सबसे पहले है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांशतः भारत के पक्ष में होता है। 44 में मुंबई में 8 करोड़ उद्योगपतियों ने बॉम्बे योजना चलाई थी। 50 में जयनारायण द्वारा सर्वोदय योजना, ठीक है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से किससे होती है, सीमा शुल्कों से। पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य 1997 में महाराष्ट्र था। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय $25,000 है। बिग पुश थ्योरी आर रेडॉन की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बिग पुश थ्योरी किसकी थी, आर रॉडन की थी, ठीक है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्पनार मार्शल का था। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। सिंदरी उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव, डीजल बनाने का कारखाना, भारतीय टेली उद्योग, पेंसिलिंग, ये सब प्रथम पंचवर्षीय योजना में थी। सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में है। असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सर्जन करता है। तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सर्वाधिक है। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 3 महानगर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत गोवा राज्य में हुआ।
मसालों को विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विश्व विधि का विकास किसने किया? रिचर्ड स्टोन ने किया। ठीक है, जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रति व्यक्ति प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों को से ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है को कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार क्या है? प्राकृतिक संरचनात्मक। ठीक है, अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। आय में बदलाव फलस्वरूप बदलाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष व्यापार शेष कहलाता है। ठीक है, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा कौन जाना जाता है? बर्गिस कुरियन जाना जाता है। एनडीडीबी ये राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970 में आपका करनाल हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, दूध उत्पादन में भारत पहला है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नीली क्रांति से संबंधित मछली उत्पादन से है। ठीक है, आरबीआई 1000 रुपये का नोट 22 वर्ष के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया था। पर्यटन विकास निगम 1 अक्टूबर 2066 में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के रूप में आया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारत का डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा महाराष्ट्र में था। ठीक है, इस तरह से 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा एम्फोसिस कंपनी की स्थापना की गई थी जिसमें अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डॉक में सूचीबद्ध भारतीय पहली कंपनी थी। ब्रिटेन का प्राचीनतम निवेश बैंक बैरिंग्स फरवरी 1955 में घोटाले के कारण दिवालिया हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज नैस्डैक जो है 2005 में प्रारंभ किया गया। राज्य समिति का संबंध कृषि जोतों पर कर लगाने से है। ठीक है, 5वीं का जो नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना में आया था। 5वीं का गरीबी हटाओ आंदोलन आया था। ठीक है, गरीबी हटाओ नारा था। खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय में थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर? हैदराबाद में है। पुर्तगाल ने 280 किलोग्राम ऐसे स्वर्ण आभूषण लौटाए जिन्हें भारत में अपने औपनिवेशिक शासन के अंत में ले गया था। सुपर 301 अमेरिका व्यापार कानून वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं केलकर समिति ने सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1927 के नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किए गए। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर एम खुशबू के हिसाब से 1989 में गठित कृषि समीक्षा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतुष्टि दी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985 में कृष्ण क्रांति खनिज तेल से संबंधित सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा आयोग 1952 में गोल्ड हैंडशेक सुरक्षित सेवानिवृत्ति से संबंधित है। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद अनुपात CRR की राशि 3% कम कर दी गई थी। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित है। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार हैं। कर्नाटका में अब जनगणना की तर्ज पर मौत डेथ की गणना का कार्य प्रारंभ किया गया है। 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा बोर्ड तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा गया है। ठीक है, व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि, ये सभी आती हैं। और इसी के साथ में हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो पॉलिटी के जो वीडियोज़ हैं उसको लेके आऊँगा। थैंक यू।